अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या, अब अपन बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेपर जो उस दिन आया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जिन्होंने कहा कि सर स्टॉप क्लेमिंग सो एंड सो फोर, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। और पहली बात तो ये कि जो मेरा बच्चा है, अगर मान लीजिए मेरे संस्था का कोई बच्चा अगर ये बात कहता है कि स्टॉप क्लेमिंग ये सब, तो फिर मैं उस बात को मान लूंगा। मेरी कोचिंग का कोई छात्र नहीं कहेगा ये बात को। और मुझे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आप अटमोस्ट हार्डवर्क दिखाएं और फिर कोई बच्चा एंड में आके बोल देता है सर स्टॉप क्लेमिंग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी, जो उस दिन क्लास में एक कौन सा सवाल आया था जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। मैं उस सवाल को एक बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देयर वाज अ क्वेश्चन जो उस दिन पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन की एक बार आपको लिखवा देता हूँ। एक सवाल आया था सिविल वाले पेपर में कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी all the relevant facts are not admissible but all the admissible facts are relevant। सवाल यही था, ये सवाल आया था। और ये सवाल मैंने बच्चों को लिखवाया स्पेशल, लेकिन मैंने किस वे में लिखा है कि दैट एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी आर नॉट कोएग्जिस्टिव। और ये सवाल, ये आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं आपको उसी का थोड़ा सा पार्ट चला के बता देता हूँ। इसके सेकंड से 1938 मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। आप खुद कहेंगे कि हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो कोई मूनशाइन या फिर कोई बहुत हम लोग कोई बहुत आउटर जाके क्लेम नहीं कर रहे हैं। देखिए बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। जो स्टूडेंट नहीं है वो कुछ भी कमेंट करे, वो उसकी इच्छा है सर, मैं किसी के हाथ नहीं रोक सकता। बट द थिंग इज कि प्लीज किसी को डिफेम मत कीजिए। कोई अगर फैकल्टी मेहनत कर रहा है किसी बच्चे के साथ में तो उसको साबित नहीं हुआ। अब देखना, रिलेवेंसी ऑब्लिक एडमिसिबिलिटी आर नॉट कोएक्सटेंसिव। ठीक है, लिखना है भी मैं बताता हूं सारे प्रोविजंस आपको। इसमें क्या क्या लिखना है, रिलेवेंसी ऑब्लिक एडमिसिबिलिटी आर नॉट कोएक्सटेंसिव। अब इसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखने थे ये भी मैंने उस क्लास में बताया था। और ये क्लास है यूट्यूब पे भी डली होगी। ठीक है, जितनी भी क्लासेस थी ऑलमोस्ट मैंने क्लासेस यूट्यूब पे डाली थी, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द क्लासेस जो मैंने सिर्फ जो हमारे बच्चे थे एक्सक्लूसिव उनके लिए रखी थी। बाकी सारी क्लासेस मैंने अपलोड की थी। ये एक दो सवाल थे जो बहुत अलग आए थे, बाकी तो सब डायरेक्ट का ही आया था। अगर मान लीजिए मैं 45 पेपर कंडक्ट करा रहा हूं तो उसमें सारे सवाल कवर होने ही है, लेकिन ऐसे सवाल भी मैंने बच्चों को लिखवाए हैं स्पेशल। और लोग क्लेम करते हैं कि देखिए लोगों का काम होता है क्लेम करने का, मुझे नहीं फर्क पड़ता उन चीजों से। बट टीम मेरी बोलती कि सर ये बच्चों को कैसे रिप्लाई करें, मुझे मेरी टीम कहती सर इन बच्चों को क्या क्या बोलें। तो देखिए हम इंडस्ट्री में, ये जो हमारे लिए बिजनेस नहीं है, हमारे लिए ये जरिया है लो के उस रियल पोटेंशियल को हर एक बच्चे तक पहुंचाने का। मैं आपको सिंपल से इसका आंसर बता देता हूँ कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाला सवाल आया था सर, 165 का जो प्रोवाइजो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जजमेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स व्हिच आर एडमिसिबल एंड ड्यूली प्रूव्ड। तो सर जब उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फैक्ट रिलेवेंट भी होने चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड भी होने चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड तो तब होंगे ना जब वो चीज एडमिसिबल होगी 136 के अंदर। और यही बात 104 में भी लिखी हुई है, यही बात सेक्शन 5 में भी लिखी हुई है। इन सबका एक कॉम्बिनेशन बना के लिखना था। ये सवाल हमने जब टेस्ट सीरीज थी उस टाइम भी दिया था। तो मैं कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूं आपके सामने। तो प्लीज आप जो बच्चे समझदार हैं वो बच्चे समझ सकते हैं कि जब एक फैकल्टी मेहनत से पढ़ाता है और तो क्या होता होगा उसके साथ। ठीक है, अब हम बाकी सवाल सोल्व करते हैं। देखिए जो मेजर पोर्शन आया है इस बार पेपर से वो मेजर सब्जेक्ट से ही ज्यादा आया है मेंस में, आइदर सिविल हो या फिर क्रिमिनल। पहला सवाल जो आया था इसमें 166 ए का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एलओआर जिसको हम लोग कहते हैं। दिस इज एलओआर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में पहला सवाल था जो आपने 166 ए लिख दिया होगा। दूसरा आया था अल्टरेशन इन मेंटेनेंस 127 ए का। ये भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ सवाल था, इसमें भी बच्चों ने लिख दिया होगा। तीसरा सवाल आया था कम्यूटेशन 433। बहुत से बच्चों ने इसमें 433 ए भी लिखा है कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, लेकिन देखिए जितना पूछा जाए उतना लिखिए। जब पेपर लेंदी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी पेपर लेंदी नहीं होता, पेपर लेंदी होता है, लेकिन पेपर कंपेरेटिवली 2019 वाले मेंस के कंपेरिजन में इजी था जी। और 54 आईपीसी भी अगर आप चाहते तो लिख सकते थे इसमें। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ था 43 ऑफ एविडेंस एक्ट। अभी जो सवाल है 43 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसको मैंने साफ क्लास में कहा था कि इसका इलस्ट्रेशन आता है बेटा, इसके इलस्ट्रेशन को अपन को लिखना है, लिखने का तरीका होता है, ये भी मैंने वीडियो क्लास में बताया हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन मैंने क्लास में बतवाया बच्चों को कि इस देखिए इस सवाल को रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा क्या करता है 43 के सारे इलस्ट्रेशन, एविडेंस के 43 के इलस्ट्रेशन रट के जाता है कि किसमें रिलेवेंट है किसमें इररिलेवेंट है। लेकिन मैंने उसकी भी मेथड बताया था, मैंने कहा देखिए इसमें जब आंसर लिखना होगा आपको, यू हैव टू राइट इन ए सर्टेन मैनर और ए सर्टेन वे। मैं आपको वाले भी दिखा देता हूँ जो पॉइंट था वो नहीं देगा।
तो क्या करें? दिस इज 43 जो ये ओपन हुआ है सेक्शन, दिस इज 43 and I'm drawing the diagram of 41, 42, 40, 41, 42, 43, 44. So the thing is, we have already discussed all of things in the class at the elaborate length. मैंने ऐसे कोई क्लेम नहीं किया है, ठीक है सर? तो जो भी आप कमेंट लिखते हैं, मुझे पता है सब बच्चों ने पॉजिटिव रिमार्क दिए हैं, लेकिन अगर आप अटमोस्ट हार्डवर्क कर रहे हो किसी स्टूडेंट के साथ में, आप ये नहीं आगे मुझे लास्ट में कॉपी चेक करते करते इतना आइडिया हो गया था कि मुझे भी पता था कि किस बच्चे की हैंडराइटिंग कौन सी है। मैंने इतना बच्चों से बात की है, और ये बच्चे ये नहीं थे राजस्थान वाले। देखिए मेरी कोचिंग जयपुर में है, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट स्टूडेंट आउट ऑफ राजस्थान के थे। सिर्फ 30 का बेस था मेरा, और 30 के ऊपर ही मैंने मेहनत करी है, एक्स्ट्रा कोई स्टूडेंट नहीं लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल आया था 43 का इलस्ट्रेशन पूछा था उन्होंने। जो बच्चा कंसेप्चुअली चलता है, जिसने 40, 41, 42 को लिंक किया होगा, उसने 43 का आंसर लिख दिया होगा। जो चीज 41, 41, 42 में नहीं जाती है, वो ऑटोमेटिकली 43 में फॉल करती है, और या फिर फॉल नहीं करती है। वो उसका क्लास है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल आया था वो आया था 105 एविडेंस सेट का। ये इजी सवाल था और डायरेक्टली पूछा गया था। 102, 105 आईपीसी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर दिया होगा। 299, 300 आईपीसी, ये भी आपने कर दिया होगा। देखिए ये सवाल सारे वो हैं जो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता है राजस्थान के एग्जाम्स में। इन मेनली क्या होता है, बच्चा उसको पता होता है कि लिखना क्या है, लेकिन इन पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करा जाता है। जैसे आईपीसी में हमारा खुद का भी ये क्लेम था कि आईपीसी में मेनली वो डिफरेंसेस ही पूछेगा, या सीआरपीसी में मेनली डिफरेंसेस ही पूछेगा, लेकिन डिफरेंसेस साल नहीं पूछे उन्होंने। लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता पढ़ के जाने का। देखिए मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ, मान लीजिए हमारी कोई गलती होती है, हमारे प्रिडिक्ट किए हुए कोई चीज नहीं आती, तो मैं तो उस चीज को एडमिट भी करता हूँ। जैसे लास्ट वाली क्लास में मैंने एडमिट किया था कि यार हम लोग इंग्लिश में ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन राजस्थान वाले ऐसे तो हमने प्रिडिक्ट किए। फिर जो क्वेश्चन आए जे में जो डेफिनेशंस थी, ये सब क्लास में बताई थी मैम ने। ये मैम की क्लास हुई थी स्पेशल, उसमें सारी डेफिनेशंस को बताया था कि प्लेस ऑफ सेफ्टी, फोस्टर केयर, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, इन सबकी मेन डेफिनेशन जो थी 10-15, उसको मैम ने मार्क करवाया था कि सिर्फ इन चीजों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे भी ऑनलाइन बैठे हैं, मैं साफ बात बोलना चाहता हूँ, एग्जाम टफ नहीं थी ये। आप लोगों ने प्रिपरेशन, देखिए जिसका पेपर ठीक नहीं हुआ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, ठीक नहीं होगी। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपने उसको पढ़ा भी है और आपने 3 घंटे के पेपर को अटेम्प्ट भी किया है, आपने उस स्तर का पेपर सोल्व किया है जिस स्तर का पेपर हाईकोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने उस लेवल की तैयारी करी है तो आपको उस लेवल का बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, अभी शायद वो हाँ लाइव ही है, तो उनका अभी जस्ट उन्होंने जेएलओ का इंटरव्यू दिया है और अभी वो क्लास में ही है। जनरली जब वो स्टूडेंट एग्जाम लिखने आए थे तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि सर मैं आपका पेपर जो था, उन्होंने ये बात मुझे कही, सर आपका पेपर जो था वो ज्यादा लंबा और डिस्क्रिप्टिव होता था, रेदर हाईकोर्ट का पेपर मुझे आसान लगा। जब तक आप उस स्तर की तैयारी नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट क्वालिफाइड। ये बात आप मेरे से लिख के लीजिए।
और किसी बच्चे का अगर ईगो हट हो जाता है कि सर ने बोला प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, तो हाँ, प्रिपरेशन का मतलब मेंस की आंसर राइटिंग होती है। देखिए, अगर मेंस का एग्जाम है तो आपको हाथ तोड़ना आना चाहिए। वो से बच्चे कहते हैं कि सर 10 नंबर का सवाल छूट गया, 15 नंबर का सवाल छूट गया, सर 20 नंबर का पेपर छूट गया। वो छूटा क्यों है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सर देखिए, आरजेएस के एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई है तो आप सीधा जाएंगे, कॉपी उठाएंगे, आंसर लिखेंगे। ज्यादा सोचने पे आपको समय नहीं अपना लगाना है। और वही बच्चे एग्जाम निकाल पाते हैं जो मेंस को बहुत अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, मेंस ऐसा नहीं होता कि आज मेरे को कोई उठाए और बोले सर चलो 3 घंटे का पेपर लिखो, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। समझ में आ रही बात? जब आपको सोचना पड़ गया आंसर लिखने में तो डेफिनेटली पेपर छूटने वाला है। आप मुझे मेरी बातों को अन्यथा भी लो तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर आप मेरी बातों को अदरवाइज भी ले रहे हो तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अगर आप हार्ड वर्किंग और सेलेक्ट नहीं होते और मेरे पास हो तो फिर मुझे फर्क पड़ता है। जिन भी बच्चों ने मुझसे गाइडेंस ली थी, जो मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे और सर सिंपली मुझसे गाइडेंस मांगी, सर पढ़े कैसे, तो भी उनको बताया कि पढ़ना क्या है। मैं आप अभी भी आपसे कह रहा हूं, पेपर टफ नहीं था, ये पेपर लेंथी था, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 30 पॉक्सो का क्वेश्चन आया था। सेक्शन 30 शायद मार्क भी करवाया था अपने पॉक्सो में। 33 भी पॉक्सो में मैंने खुद नहीं मार्क करवाया था, और इसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आया था। फिर सेक्शन 41 सीआरपीसी, 41 सीआरपीसी के ऊपर तो मैंने स्पेशल से क्लास ली थी, उसमें भी बोला था मैंने कि 41A, 41B, C और D, इसमें आपको सत्येंद्र कुमार अंतिल लिखना है और रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस बताना है कि नोटिस की क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो नोटिस दिया जाता है 41A का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी लिखनी थी, और मैंने भी बताया था। जनरली 2 सवाल आए हैं यहाँ से 41 से, एक तो 41 आया है और एक उसके साथ में एक और क्वेश्चन जो पूछा है इन लोगों ने 41B पूछा है, सेक्शन 46। जी मैम, अच्छा ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, अच्छा ठीक है। हाँ, तो नोटिस सर्व करना है एंड इट इज द सेम प्रोविजन इज इन कॉन्सोनेंस विद सेक्शन 160 सीआरपीसी। साथ में ही पढ़ाई, वो तो सब पठित है, मतलब आपको उसको रीड विद 160 लिखना था। और ये मैंने बताया भी कॉपी चेक करते वक्त आप लोगों को कि उसमें क्या चीज लिखनी है, क्या चीज एंटर करनी है। अब देखिए मैम, अगर नहीं लिख के आए हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मुझे भी पता है 3 घंटे में परफॉर्म करना वही कर पाता है जिसने पेपर्स को बहुत अच्छे से लिखा है। सेक्शन 12 आया था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, फिर उसके बाद सेक्शन 12 आया था पोस्ट का कि ऑर्डर इन पेंडिंग इंक्वायरी, तो मेरे को लगता है आपने लिख दिया होगा उसको। जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन केस है उसका एक्सेप्शन भी पूछा गया था, और इसमें एक अभी सरकार के जो कुछ गाइडलाइंस थी जो क्लास में लिखवाई होगी मैम ने आपको, वो भी आपको लिखनी थी इसमें। सेक्शन 376 बी और सेक्शन 376 2A, इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जुडिशियल सेपरेशन में रेप किया है, तो देखो सर जहां पे जुडिशियल सेपरेशन है 376 बी तो डेफिनेटली लगेगा। उसके साथ 376 2A ये भी इसके साथ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये दोनों प्रोविजन लग, कुछ बच्चे इसको नहीं लगा के आए, और जो बच्चे इसको नहीं लगा के आए तो उनके मार्क्स अकॉर्डिंगली कट जाएंगे। 138 एनआई का जो क्वेश्चन आया था, यानी उसमें बेसिकली उसने टाइम वगैरह पूछा था, और उसमें 142 को भी जिक्र करना था। ठीक है, सेक्शन 18 आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात थी, वो भी आपको करनी है। सेक्शन 344 समरी प्रोसीजर पूछा गया, समरी प्रोसीजर इन फॉल्स एविडेंसेस। देखिए, समरी प्रोसीजर इन फॉल्स एविडेंसेस पूछा गया, और समरी प्रोसीजर इन फॉल्स एविडेंसेस 344। देखिए 344 हो गया, 345 हो गया, 346 हो गया, ये वो पार्ट है जिसको बच्चा स्किप कर देता है, इसको पढ़ता भी नहीं कि यार कोर्ट की इंक्वायरी तो बाद में पढ़ेंगे। जनरली बात क्या होती है कि ये एक स्पेशल पावर्स दी हुई है 344 में, 345 में। देखो 344 में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो और खुद भी पनिश कर सकते हो, ये एक एक्सेप्शन है खुद के पनिश करने का, इसको अलग से भी लिखवाते हैं हम लोग, लेकिन आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा इसे। जजमेंट की बात करते हैं, अब सारा खेल जो है वो जजमेंट पे टिका हुआ है। देखिए क्रिमिनल में जो जजमेंट थे उनकी बहुत अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, मैं आप सभी भी कहता हूँ जुवेनाइल जस्टिस का बोर्ड होता है न कि कोर्ट। पहली बात आप ये दिमाग में फिट रखिए, जैसे बोर्ड होता है न कि कोर्ट। पावर सारी कोर्ट की होती है लेकिन होता बोर्ड है। उसकी रिपोर्ट ली जाती है प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद में कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई करना है या नहीं करना है। सेक्शन 17 में
अगर एज एन एडल्ट ट्राई नहीं करना सेक्शन 17 में, अगर एज एन एडल्ट ट्राई करना है तो सेक्शन 18 जुवेनाइल जस्टिस, ये सब चीजें उसमें आपको अकॉर्डिंगली लिखनी होती है। बहुत सारे लोगों का ये था कि सर जेजे का खुद का कोर्ट है, लेकिन देखिए सर जेजे का कोर्ट नहीं होता है, जेजे एक बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम लोग कोर्ट करके आए हैं और मैं गलत बता रहा हूं, तो जाके एक बार अपील वाले प्रोविजंस देखिए, आप अपील वाले प्रोविजंस देखिए, उससे आपको पता लगेगा और उससे आपको हल्का आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जेजे कोर्ट नहीं होता, जेजे बोर्ड है, ठीक है। और जो बच्चा कोर्ट ऑफ सेशन के साथ चार्जेस फ्रेम करके आया है, जो बच्चा 304 ए लगा के आया है, बहुत से लोग, देखिए सबको पता था 279 का कुछ ना कुछ तो मटेरियल आता ही है, उसके साथ में लास्ट ईयर जो आया था उसमें बच्चों ने 304 ए लगा दिया था। लास्ट ईयर में एक जजमेंट आया था जिसमें अलवर वाला ट्रक ड्राइवर वाला एक केस था, उसमें भी ना तो 304, उसमें भी 304 ए नहीं आएगा। इस वाले में भी सेम प्रॉब्लम थी और इसमें भी जो बच्चा 279 के साथ में, देखिए ड्रिंक एंड ड्राइव वाले मैटर्स में हमेशा याद रख लीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव वाले मैटर्स में 304 ए कभी नहीं लगता, क्योंकि ना तो नेग्लिजेंस है नहीं रेशनेस है, उसको सफिशिएंट नॉलेज है। और अगर आपने, देखिए मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो बच्चों से मैंने सुना है मैंने उस अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं मैं। अगर फैक्ट्स पे ज्यादा एम्फेसिस करता है कि उसने शराब पी, उसने बहुत ज्यादा शराब पी, अगर उसने कुछ हेवी वर्ड्स यूज किए हुए हैं जिससे हम ये पता लगा सके कि प्रोबेबिलिटी क्या है डेथ कोज करने की, नॉलेज में भी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर उसने, हाईकोर्ट ने अगर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं पेपर के अंदर तो उस बात को हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट नहीं रेज किया हुआ तो आपको सिंपल 299 के अंदर लेना था। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर कुछ हेवी वर्ड्स एम्फेसिस थे, कुछ ऐसे शब्द थे जिससे लायबिलिटी ज्यादा पुट हो रही थी ऑन द ऑफेंडर, तो फिर आपको लेना था 279 के साथ में, सॉरी 279 के साथ में। बाद में उसको प्रोबेशन का लाभ देकर छोड़ो, बाद में वो बच्चा है उसको प्रोबेशन का लाभ देकर छोड़िए आप। ठीक है, एक और जजमेंट आया, लेट इट बी मैम, विल डू इट लेटर। एक और जजमेंट आया कि एक अभियुक्त था, उसको अहमदाबाद से लेकर आ रहे थे पुलिस वाले पकड़ के, भाई बीच में बाथरूम जाने के लिए, अपने को जिसमें फैक्ट लिख के भेजे किसी स्टूडेंट ने, मैं वही फैक्ट को नरेट कर रहा हूँ। बीच में बाथरूम जाने के लिए दोसा में गाड़ी रुकी जिसमें अभियुक्त सिपाही के पेट में घूसा मारकर अभिरक्षा से फरार हो जाता है, उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज हुई, अनुसंधान कर आरोप पत्र को, फिर वो बाद में उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, मामले में संज्ञान लिया गया अभियोजन ने मेरे समर्थ में। अब सिंपल बात थी, इसमें आपको क्या फ्रेम करना था, इसमें आपको चार्जेस फ्रेम करने थे। आधे बच्चों को तो यही सेक्शन समझ में नहीं आया कि इसमें लगेगा क्या, आधों को तो यही समझ में नहीं आया लगाना क्या है इसमें, कौन सा प्रोविजन लगाना है इसमें। सिंपल सा आंसर था सर इसका 332। देखिए अलग अलग हो सकते हैं, अगर आपने जस्टिफाई किया तो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यही लगाना है, यही लगाओगे तभी आंसर मिलेगा, लेकिन 304 ए तो बिल्कुल नहीं लगाना था, उसके लिए तो आप मेरी तरफ से आप लिख के ले लीजिए, उस 304 ए तो बिल्कुल नहीं लगाना था। इसमें कि अगर किसी ने और प्रोविजन में लगाया है, अगर उसको जस्टिफाई किया है, आपकी रीजनिंग कैसी है और आपकी बाकी चीजें कैसी है, उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोच के क्या मार्क्स देगा। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है, देखिए देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने कैसे जस्टिफाई किया अपने आंसर को, आपने अप्रेजल कैसे किया है। इस बार जो बच्चों की शिकायत रही वो थी जगह कम थी, जैसे इन लोगों ने कॉपी को A4 साइज में कर दिया, इस बार पेपर में जगह कम थी और बहुत सारे बच्चों ने ये बात कही मुझे आके कि सर जजमेंट के लिए 4 पेजेस दिए हुए थे, उसमें चार्ज फ्रेमिंग भी करनी है, उसमें जजमेंट लिखना है, उसमें सेंटेंस ऑन हियरिंग लेनी है, उसमें ऑर्डर भी देना है, कैसे होता है सब कुछ। और बच्चों की मैं बात मानता हूं, लेकिन किसी भी बच्चे ने अगर लास्ट लाइन तक लिखा हुआ ना, बिल्कुल इतनी से इसमें भी 3-4 दो चार शब्द छुपा के आ गया होगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है जगह कम है। आपने कितना जुझारूपन दिखाया है पेपर को सोल्व करने में, सिर्फ वो चीज मैटर करती है। ठीक है, मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम लोग जल्दी इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और इंटरव्यू क्लासेस में जो बच्चे मेरे पास मेंस में थे उनको इंटरव्यू क्लासेस के लिए कोई चार्जेस नहीं है, उनके लिए सब चीज फ्री होती है। अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में हमारा सिर्फ एक मानना होता है कि अगर किसी बच्चे ने एक बार फीस दी है तो उससे दोबारा कभी फीस नहीं लेनी। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आरजेएस फाउंडेशन के लिए आ रहा है तो उससे फिर हम लोग न जेएलओ की फीस लेते हैं, ना एपीओ की फीस लेते हैं, उसके लिए लाइफ टाइम पेपर्स फ्री होते हैं। जैसे हमारा अभी बैच चल रहा है, आप चाहो तो वेबसाइट इधर लिंक करके ऊपर आ जाएगी,
वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके भी आप कोर्सेज हैं वहाँ पे सिलेबस डाल रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स डाल रखे हैं, एसीएस के पेपर्स डले हुए हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। हमारा जेएलओ का बैच भी हमारा एपीओ का बैच चल रहा है अभी, और एक आरजेएस फाउंडेशन का बैच मंडे से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डेडिकेशन से तैयारी करनी चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है बैच। ठीक है, हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 15 से 16 महीने होती है, और हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। 120 130 प्लस लेक्चर है सिर्फ सीपीसी के, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो लेक्चर हैं वो 100 प्लस है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो सारे लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी, थैंक यू।